14 अप्रैल 1891 से नहीं, बल्कि 14 अप्रैल 1865 से शुरू होती है, जब अमेरिका के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति दास प्रथा का अंत करने वाले अब्राहम लिंकन की हत्या हो जाती है। वो भी दिन 14 अप्रैल था, और जब अब्राहम लिंकन की हत्या हुई तो उनके अंतिम शब्द थे कि कोई तो आएगा जो इस दुनिया में मेरे मिशन को आगे बढ़ाएगा। 14 अप्रैल 1865 को अब्राहम लिंकन रूपी वो तारा जब अंतरिक्ष में प्रतिस्थापित हो जाता है, तो वहां से जब ये देखता है कि मुझे कहां पर जाना चाहिए, किसकी मुझे लड़नी चाहिए, किसको मुझे आजादी दिलानी चाहिए, तो वो तारा, अब्राहम लिंकन रूपी तारा, 14 जुलाई 1890 को सूरज की करोड़ों डिग्री सेंटीग्रेड की तपिश और चंद्रमा की माइनस 1 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड की शीतलता को चीरता हुआ करोड़ों किलोमीटर दूर मोह कैंटोनमेंट में माता भीमाबाई के गर्भ में स्थापित हो जाता है। और 14 अप्रैल 1891 को इस देश का सूरज बनकर उगता है, जिसकी रोशनी में करोड़ों, लाखों करोड़ों शोषितों, पीड़ितों, वंचितों के जीवन में उजाला आ जाता है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि शोषित, पीड़ित, वंचित समाज में जन्म लेने वाला एक बालक आगे चल करके ऐसी किताब लिखेगा जिससे पूरा देश चलेगा। किसी ने लेकर सोचा था 14 अप्रैल 1891 की वो काली रात भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही होगी, जिसके अंधेरे में जन्म लेने वाला बालक आखिर उन सबके जीवन में उजाला लाने वाला था। तो किस तरीके से बाबा साहब इस दुनिया में आते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं, एक शेर के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जमीन भी ठहर गई होगी, जमीन भी ठहर गई होगी, आसमां भी झुक गया होगा, जमीन भी ठहर गई होगी, आसमां भी झुक गया होगा, जब वो सितारा आसमान से जमीन पर आया होगा। कठिनाई भी सहम गई होगी, शब्दों को देखना, कठिनाई भी सहम गई होगी, संघर्ष भी सम्मान में खड़ा हो गया होगा, कठिनाई भी सहम गई होगी, संघर्ष भी सम्मान में खड़ा हो गया होगा, जब वो सितारा आसमान से जमीन पर आया होगा। रात भी बदल गई होगी, दिन भी बदल गया होगा, रात भी बदल गई होगी, दिन भी बदल गया होगा, जब वो सितारा आसमान से जमीन पर आया होगा। सूरज भी शर्मा गया होगा, सूरज भी शर्मा गया होगा, चांद भी गरमा गया होगा, जब वो सितारा 3000 साल की बेड़ियों को मात्र 3 साल में संविधान रूपी हथियार से काटकर चला गया होगा। ये बाबा साहब के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन आज जो हमारे देश में जब से ये सरकार सत्ता में आई है, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि कर क्या रही है। बहुत बातें बहुत बताने की हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनको मैं छोड़ नहीं सकता। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, और संविधान निर्माता जब संविधान बना रहे थे तो उसमें हर वर्ग के लोग थे, तो उसमें हर जगह पर अंतर्विरोध आए। लेकिन उस वक्त संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन उस संविधान सभा में बहुत सारे लोग थे, लेकिन सबके अंतर्विरोध आए और वो संविधान में समा गए। लेकिन जैसे ही 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ, वो अंतर्विरोध खुल करके सामने आने लगे। हमारे भारत के संविधान में बाबा साहब ने उस वक्त हमारे लिए मूल अधिकार दिए और राज्य को जिम्मेदारी दी डीपीएसपी के रूप में कि आपको ये जिम्मेदारी निभानी है, भाग 4 में जो दे रखी है। जो बात मैं समझाने वाला हूं, तो समझिएगा कि हम कहां से चले थे और कहां पर जा रहे हैं। तो उस वक्त नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे। मूल अधिकार होते हैं, कोर्ट से परिवर्तनीय होते हैं, लेकिन जो डीपीएसपी हैं, हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, वो कोर्ट से परिवर्तनीय नहीं होते। एक केस आया किसका? चंपकम दोराइजन का। जो वकील लोग हैं वो जानते होंगे। चंपकम दोराइजन का मामला ये था कि
कि हमें जो उस वक्त संपत्ति का अधिकार, मूल अधिकार था, लेकिन नेहरू जी चाहते थे कि भाई बड़े लोगों से संपत्ति लेकर के छोटे लोगों में बांट दी जाए। लेकिन ये तब ऐसा करते तो मूल अधिकारों का हनन होता, लेकिन ऐसा नहीं करते तो गरीब लोगों को संपत्ति नहीं बांटी जा सकती थी। इस द्वंद्व में जो मामला था कोर्ट में पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि संविधान में लिखा हुआ कि मूल अधिकारों का हनन नहीं हो सकता, इसीलिए उसने जो कानून था उसको रद्द कर दिया। तो मैटर था उसको रद्द कर दिया जो राज्य सरकार ने बनाया था। नेहरू जी ने क्या किया, उस वक्त 8 अनुसूची थी हमारे संविधान में, उन्होंने 9वीं अनुसूची बना करके सारे लैंड रिफॉर्म्स को उसमें डाल दिया और कह दिया कि कोर्ट इसमें कुछ भी कर नहीं सकता है। इस तरीके से डेवलपमेंट हुआ। इसके बाद में शंकरी प्रसाद मैटर आया, सज्जन सिंह का आया, केशवानंद भारती का आया, और ऐसे ऐसे आते हुए ये बात आ गई कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे को टच नहीं कर सकती है। इसमें हम ज्यादा नहीं जा रहे हैं, लेकिन बता इसलिए रहे हैं कि इस दौरान जब ये सरकारें राजाओं की संपत्ति को छीन रही थी, प्रिवी पर्स को छीन रही थी, बैंकों का नेशनलाइजेशन कर रही थी, तो ये लोग कोर्ट में पहुंच गए और उस समय की सरकारों ने कोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए संविधान संशोधन करके बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तो क्या हुआ, हमारी नौकरियां बढ़ी या कम हुई? मैं इसलिए बता रहा हूं कि उस समय सब प्राइवेट सेक्टर में था, 5 सेक्टर से सरकारी क्षेत्र में थे। तो जब प्राइवेट सेक्टर की जो बैंक हैं उनका नेशनलाइजेशन हो रहा है तो हमारे रिजर्वेशन में